आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज ओवरहेड्स। इस चैप्टर में हमने ये देखना है कि एक यूनिट को बनाने के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड होती हैं वो क्या क्या होती हैं। और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, हमें ये देखना होता है कि कॉस्ट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। जैसे अगर हमने एक यूनिट बनाना है जो कि एक गुड्स भी हो सकती है और एक सर्विस भी हो सकती है, तो गुड्स और सर्विस जो दोनों हमने बनानी है उसके अंदर क्या क्या चीजें हमने शामिल करनी है कि वो एक कंप्लीट फिनिश गुड्स बनेगी और फिर हम उसको मार्केट में सेल कर सकेंगे। हमने पहले तो चैप्टर में देख लिया कि रॉ मटेरियल जो है वो किसी भी फिजिकल गुड का एक लाजमी पार्ट है और हमें उसको कैसे एक्वायर करना है, कैसे उसकी कॉस्टिंग करनी है, कैसे उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करना है एंड कितना उसका वेयर हाउस रखना है, उसके लिए फंडिंग कैसे अरेंज करनी है एंड सो ऑन। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें बनता है कॉस्ट के अंदर वो बनता है लेबर एंड थर्ड इज द ओवरहेड। तो लेबर जो है जरा थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इसलिए इस ओवरहेड के चैप्टर के बाद उसको डिस्कस किया जा रहा है। बहरहाल डिस्कस हमने उसको भी करना है, लेकिन ओवरहेड्स में हम ये समझ लेते हैं। एक फैक्ट्री जब हमारे पास होगी उसके अंदर जब हमने प्रोडक्शन करनी है तो मटेरियल कॉस्ट तो आपको समझ आ गई कि एक फिजिकल फिनिश गुड्स का एक इंटीग्रल पार्ट है। प्लस रॉ मटेरियल से जब वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, जैसे आपके पास ये अपने लैपटॉप्स हैं या आपके पास ये मार्कर है या पेन है, ये रॉ मटेरियल ऐसे नहीं था। ये रॉ मटेरियल से इसकी शेप चेंज हुई है थ्रू ए प्रोडक्शन प्रोसेस। उसमें लेबर ने, मशीनों ने काम किया है और इवेंचुअली ये कन्वर्ट हो गया है इनटू अ फिनिश गुड्स व्हिच इज यूजेबल बाय अ कस्टमर। तो दो कॉस्टें हमें समझ आ रही है, वन इज डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। लेकिन इसके अलावा भी और कई कॉस्टें हैं जो कि इस यूनिट को बनाने में लगती हैं, लैपटॉप को बनाने में, मार्कर, पेन, कैलकुलेटर को बनाने में लगती हैं। वो कौन सी कॉस्टें हैं उनके ऊपर हम थोड़ा सा भी ख्याल करते हैं। एक दो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको ऐड कर लें। जी, अब आप देखें कि जो रॉ मटेरियल है या जो डायरेक्ट लेबर होती है, दिस इज डायरेक्टली ट्रेसेबल। और हम देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट मटेरियल जो है ये फिनिश गुड्स का पार्ट है। जैसे आपके पास लैपटॉप है तो ये इसके अंदर स्क्रीन जो लगी हुई है, इसके अंदर जो ये स्टील मेटल लगा हुआ है या ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो दिस इज द डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। लाइकवाइज अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ियों में टायर्स लगे हुए हैं, स्टील लगा हुआ है, लेदर लगी हुई है, दिस इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। लाइकवाइज जो फर्नीचर है इसमें लकड़ी जो है, वुड जो है, दिस इज द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब वो डायरेक्ट मटेरियल जो कि एज ए रॉ मटेरियल हमारे पास आया था और उसको हमने शेप चेंज करके, उसकी कंडीशन चेंज करके हमने उसको कर दिया है कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड्स। तो जिस लेबर ने इसको कन्वर्ट किया वो कहलाएगी डायरेक्ट लेबर। डायरेक्टली उसने एक्टिवली इसके ऊपर काम किया था। तो हम फिनिश गुड्स को देखते हुए ये बता सकते हैं कि इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल कितना का लगा हुआ है, इसके अंदर कितने लेबर आवर्स लगे थे तो कि ये फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुई। लेकिन इसके अलावा अगर हम ये जानना चाहें इसको बनाने में बिजली कितने रुपए की लगी या बिजली कितने यूनिट्स लगे, ये हम नहीं बता सकते। तो कुछ एक्सपेंसेस इस तरह के हैं, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर जो डायरेक्टली ट्रेसेबल है, हमें नजर आता है कि वाकई ये इसका पार्ट है। जबकि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिन्हें कहा जाता है कि इनडायरेक्टली ट्रेसेबल। रादर वो ट्रेसेबल भी नहीं होते, लेकिन वो उस प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये प्रोडक्शन के लिए बिजली ना हो, मशीनें ना हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये यूनिट कंप्लीट हो सकता। मशीनों से भी यूनिट की प्रोडक्शन हो रही है, बिजली से भी यूनिट्स की प्रोडक्शन हो रही है। इसके अलावा लूज टूल्स हैं, इसके अलावा हमारी फैक्ट्री का बिल्डिंग का रेंट है। तो जितने भी एक्सपेंसेस हमारे फैक्ट्री के एरिया के अंदर हो रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन, अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर,
all expenses in the premises of factory other than direct material and direct labor related to production, वो उनको हम कहते हैं ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके, जैसे अगर हम इस चैप्टर में पहली लाइन देखें, ओवरहेड्स आर द कॉस्ट those that incur in the course of making a product, providing of service or running department, but which cannot be traced directly and fully to the product, service or department. डिस्टिंग्विश कहाँ होगी? डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर में और ओवरहेड्स में, यानी कि वो दोनों एक कंपोनेंट बन जाते हैं और ओवरहेड एक कंपोनेंट बनता है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये कैन नॉट बी ट्रेस डायरेक्टली, जबकि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ट्रेस किए जा सकते हैं डायरेक्टली। अब ये जुमला क्या है? यही डिफरेंस कर रहा है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को ओवरहेड से। लकड़ी किसी भी फर्नीचर में जो लगी है, आपको पता लग रहा है कि इसके अंदर कितने फीट लकड़ी लगी होगी, डायरेक्टली ट्रेस हो गई। इसके ऊपर कितने लेबर आवर्स लगते हैं, तो कि ये रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होता है इनटू फिनिश गुड्स, डायरेक्टली ट्रेस हो गया। जबकि इस यूनिट को बनाने के लिए हमें कितनी दफा मशीन को कि बिजली के कितने यूनिट इस्तेमाल करने पड़े हमारे लिए। इसमें सुपरवाइजर जो था, जो सुपरवाइजर और डायरेक्ट लेबर में फर्क होता है। सुपरवाइजर जो होता है वो जस्ट सुपरवाइज कर रहा होता है, वो खुद रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर रहा होता। तो सुपरवाइजर के कितने आवर्स इस टेबल को बनाने पे लगे हैं स्पेसिफिक, या इस कंप्यूटर को बनाने के लगे, ये हम ट्रेस नहीं कर पाते। जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली ट्रेस नहीं हो पाते या जिनको ट्रेस करने में हमें कॉस्ट ज्यादा इंकर्ड हो जाए रादर देन जितनी की वो कॉस्ट इटसेल्फ थी, तो हम उन एक्सपेंसेस को कहते हैं ओवरहेड्स। ओके, नेक्स्ट। अब जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है ना, ये जरा प्रेडिक्टेबल होती है कि एक यूनिट को बनाने में ये कितनी लग जाएगी। जैसे अभी हम सारी बात कर रहे हैं कि हमें पता है कि एक यूनिट को बनाने में डायरेक्ट मटेरियल दैट इज वुड कितनी लग जाएगी। फिर हम बात कर रहे हैं कि इसमें लेबर आवर्स कितने लग जाएंगे। तो देखें, हमें वुड की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट मेजर करना आसान है कि इसमें कितनी एस्टिमेट लगेगा। इसकी एग्जांपल हम यूँ समझते हैं कि सपोज करें एक आपके पास कस्टमर आता है और आपको कहता है कि भाई मुझे ये अलमारी बना दें, या ये सोफा बना दें, या ये टेबल बना दें। आप उससे पूछेंगे भाई इसकी स्पेसिफिकेशंस बताएं, डायमेंशंस बताएं। वो ये कहेगा कि 8x10 की बना दें, इसके अंदर ये शीशा लगा दें, इसको ये कलर कर दें, एंड सो ऑन। जब आप इसकी सारी डायमेंशन समझ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर मटेरियल कितना लगेगा, इसके अंदर लेबर कितनी लगेगी। लेकिन इस काम को करने के लिए आपको डेफिनेटली अगर टेबल बनानी है, कटिंग करनी पड़ेगी, आपको कोई मशीन को यूज करना पड़ेगा, आपको किसी फैक्ट्री एरिया में ये काम करना पड़ेगा, उस फैक्ट्री का रेंट पे करना पड़ेगा। अब आप तो पूरे साल टेबल्स बनाते हैं, पूरा साल ही काम कर रहे हैं, तो ये एक स्पेसिफिक टेबल के लिए कितना रेंट होगा, एक स्पेसिफिक टेबल के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी होगी, ये मेजर करना आसान काम नहीं है। इसके लिए हम यूज करते हैं, वन इज द प्री डिटरमाइंड rate, that is called predetermined rate, is determined using estimated figures of the overhead cost and the activity level। हमें ये देखना पड़ता है कि से अगर इस काम के ऊपर 100 का मटेरियल लग रहा है तो लेबर कितने की लगेगी, और लेबर इतने की लग रही है तो ओवरहेड्स कितने के लगेंगे। ये बात भी हम आके थोड़ा सा इसमें अंदर देखते हैं। प्लस इसके अंदर हम बात करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की और सर्विस डिपार्टमेंट्स की। किसी भी फैक्ट्री में सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स नहीं होते, कुछ सर्विस डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट्स लाइक कैंटीन होगी, हेल्थ सर्विसेज होंगी, एडमिन डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, इसके अलावा एक परचेजिंग डिपार्टमेंट होगा। ये दीज आर नॉट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स तो वो है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है और वो कन्वर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। जबकि जो बाकी डिपार्टमेंट जैसे परचेजिंग, वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा, वो जस्ट परचेजिंग कर रहा है। लाइकवाइज कैंटीन, लाइकवाइज हेल्थ सर्विसेज। ये हेल्थ सर्विसेज और कैंटीन के जो डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि बाकी एम्प्लॉयज यहाँ आके
रिफ्रेशमेंट कर सके, खाना खा सके, उनको कोई मेडिकल कोई इश्यूज हो तो वो इनके रिजॉल्व हो सके एंड सो ऑन। तो ये डिपार्टमेंट्स कहलाते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स। अब ये सर्विस डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हुए हैं ना, ये किस लिए बनाए हुए हैं? इसका प्राइमरी पर्पस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करना है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहाँ पे वर्कर काम कर रही है उसको खाने को नहीं मिलेगा, उसको हेल्थ की सर्विसेज नहीं मिलेंगी, तो वो प्रोडक्शन कैरी ऑन नहीं कर सकते। तो आपने कोई डॉक्टर एम्प्लॉय किया हुआ है या आपने कोई कैफेटेरिया रन कर रहे हैं, उन सर्विस डिपार्टमेंट्स का मकसद भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को हेल्प करना होता है। तो हम क्या करेंगे, जो सर्विस डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट आएगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, अमंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ताकि उन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की रियल कॉस्ट हमें मैयर हो सके। एक तो उनकी कॉस्ट मटेरियल और लेबर तो है, प्लस इन डिपार्टमेंट्स की जो कॉस्ट होगी वो भी हम प्रो रेट लाके कर देंगे ऑन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमने बात की थी कि हम प्री डिटरमिन्ड रेट डिटरमिन करेंगे। प्री डिटरमिन्ड रेट यानी कि पहले से ही डिटरमिन करते हैं। अब हम देखते हैं कि वो हम ऐसा क्यों करते हैं, ये सारी बातें इसके अंदर हम कवर करते हैं। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट पेज पे आए, इसके अंदर ये जो पॉइंट डिस्कस होंगे वो क्या क्या है कि हमने डिटरमिन करनी है कॉस्ट ऑफ यूनिट। इट मे बी गुड और इट मे बी सर्विस। दो किस्म की कॉस्ट है बच्चों, वन इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड अदर इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में हमने बात की है कि इसके अंदर आएगा रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और एनी एक्सपेंसेस विच इज स्पेसिफिकली इंकर्ड फॉर द प्रोडक्ट, जो उस प्रोडक्ट के लिए इंकर्ड हो रहे हैं। सपोज करें आप एक फर्नीचर का ही काम कर रहे हैं, लेकिन आप कोई एक ऐसा डिजाइन बनाना चाह रहे हैं जो कि इंटरनेशनल ब्रांड का है, तो वो आप कॉपी नहीं कर सकते। तो आपको उसके लिए कॉपीराइट या रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी उस कंपनी को जिसका आप ये डिजाइन कॉपी करेंगे। तो आपकी एक तो रॉ मटेरियल कॉस्ट होगी जो मटेरियल हो गया, एक लेबर कॉस्ट होगी जो लेबर ने काम किया, और अदर एक्सपेंसेस में आपके पास रॉयल्टी या कॉपीराइट भी आ जाएगा, ये उस प्रोडक्ट से स्पेसिफिकली रिलेटेड है। जबकि इसके अलावा जो कॉस्टें होंगी वो कहलाएंगी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के ऊपर हमने बात क्या की है, एक्सपेंसेस दैट आर फुली ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट और सर्विस और डिपार्टमेंट दैट इज बीइंग कॉस्ट, जिसको हम कॉस्ट कर रहे हैं। जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अब आएगा प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ओवरहेड्स यानी कि फैक्ट्री के खर्चे आर दोज एक्सपेंसेस दैट इनकर इन द कोर्स ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बनाने के लिए ही खर्चे होते हैं। जैसे हमने मशीन को चलाना है, बिजली चाहिए उसके लिए, हमें लूज टूल्स चाहिए, प्रोवाइडिंग अ सर्विस और रनिंग डिपार्टमेंट बट विच कैन नॉट बी ट्रेस डायरेक्टली, जिसके ऊपर हमने अभी पहले भी बात की है कि ये डायरेक्टली ट्रेस नहीं हो सकते एंड फुली टू द प्रोडक्ट और सर्विस और डिपार्टमेंट्स। अब इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए इसकी कि एक लेबर वो है जो कि कन्वर्ट कर रही है रॉ मटेरियल को इनटू फिनिश गुड्स, बट एक लेबर होती है वो हेल्प करती है, खुद कन्वर्ट नहीं करती। या लाइक अ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर खुद काम नहीं करता, he is just responsible to supervise the production process and he is not directly involved in a production. Likewise इसकी एग्जांपल और है tools, spares, materials that are used in the machinery or equipment used in the production, जो कि एज रॉ मटेरियल यूज नहीं हो रहे। जैसे आपने मशीनरी जब चलानी है तो उसके अंदर lubricants डालने हैं, उसके अंदर फिल्टर्स डालने हैं ताकि वो प्रॉपर परफॉर्म कर सके। तो ये चीजें जो है ये लूज टूल्स, स्पेयर्स और इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर फॉल करती हैं। लाइक वाइज फैक्ट्री रेंट, इफ द फैक्ट्री प्रेमिसेस आर हायर्ड, फैक्ट्री रेंट भी इसके अंदर आ जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलिटी बिल्स इनकर्ड फॉर द प्रोडक्शन फैसिलिटीज। इसके अलावा जो और चीजें इसके अंदर है वो हम डिस्कस करते हैं। हमें ये पता चल गया कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के अंदर तीन बेसिक चीजें हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री ओवरहेड्स। मटेरियल और लेबर को अगर हम जमा करें तो बनती है प्राइम कॉस्ट, और लेबर को और ओवरहेड कॉस्ट को जमा करें तो बनती है कन्वर्जन, कि ये मटेरियल को कन्वर्ट कर देती है इनटू फिनिश गुड्स।
इसके अलावा बच्चों जब कॉस्ट हम देखते हैं तो हमने देख लिया अभी कौन कौन सी कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है और इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इसके अलावा कुछ कॉस्ट के बिहेवियर्स हैं कि कुछ कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती हैं जो वेरी करेंगी विद द प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन बढ़ रही है तो वो बढ़ेंगी, प्रोडक्शन कम हो रही है तो कम होंगी, और प्रोडक्शन अगर नहीं हो रही तो वो इंकर्ड भी नहीं होंगी। दीज आर कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। इसके अलावा कुछ कॉस्ट होती है सेमी वेरिएबल, जैसे हमारे पास टेलीफोन का बिल आता है, उसके अंदर एक लाइन रेंट होता है, दैट इज फिक्स पार्ट। इसके अलावा जितनी नंबर ऑफ कॉल्स हम करेंगे लैंडलाइंस पे, मोबाइल्स पे, इंटरनेशनल्स, उसके हिसाब से हमारी चार्जेस बढ़ते जाएंगे। तो वो वाला जो सेगमेंट है वो वेरिएबल है। तो अगर जब टोटल बिल आएगा तो उसके अंदर एक फिक्स पार्ट हो गया लाइन रेंट का, और बाकी वेरिएबल पार्ट हो गया नंबर ऑफ कॉल्स का। इनको कहा जाता है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी इलेक्ट्रिसिटी बिल की, इसके अंदर जो मीटर चार्जेस है या लाइन रेंट है वो फिक्स है, और बाकी चीजें क्या है, वेरिएबल। फिर कुछ कॉस्टें हैं जो कि फिक्स होती है। फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल है रेंट, फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल है प्रॉपर्टी टैक्स। जैसे आपकी बिल्डिंग जो है फैक्ट्री की वो आपकी अपनी ओन्ड है तो आपको उसके ऊपर पे करना पड़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स। अगर आपकी ओन्ड नहीं है तो आपको पे करना पड़ेगा रेंट। और रेंट जो होता है वो पीरियड कॉस्ट होती है। और पीरियड कॉस्ट से मुराद ये है कि आपको जब एक पीरियड गुजरेगा, से मंथ ईयर, जैसे ही वो मंथ या ईयर गुजरा आपकी कॉस्ट इंकर्ड हो जाएगी। और जो लेसर है जिसने आपको ये चीज बिल्डिंग किराए पे दी थी उसको ये कोई गर्ज ही नहीं है कि आपने उसमें एक यूनिट बनाया था कि नहीं बनाया था। उसने तो आपको बिल्डिंग दी है फॉर टाइम पीरियड, तो जब टाइम पीरियड कवर होगा वो आपसे उसके पैसे मांगेगा। उसको ये गर्ज नहीं है कि आपने इसमें 1 लाख यूनिट बनाए हैं या 1,000 यूनिट बनाए हैं या एक भी नहीं बनाया। तो फैक्ट्री रेंट जो है वो आपके पास फिक्स कॉस्ट है, और ये टोटल में जो है ना वो सेम रहती है। लेकिन अगर आपने नंबर ऑफ यूनिट से आपने 1 लाख रुपए रेंट दे रहे हैं और आपने 1 लाख यूनिट ही बनाए तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 1 रुपी। और अगले पीरियड में जाके आपने बनाए 50,000 यूनिट, तो अब यूनिट कॉस्ट रेंट की हो जाएगी 2 रुपीज। तो विद द वेरिएशन इन प्रोडक्शन यूनिट कॉस्ट, यूनिट फिक्स कॉस्ट विल आल्सो चेंज, जबकि टोटल में फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम रहती है। ये बात यहाँ लिखिए, फिक्स एक्सपेंसेस वेरी पर यूनिट ऑफ आउटपुट while they are fixed in total। टोटल में तो जो आपने मंथली रेंट उसके साथ तय कर लिया है 1 लाख रुपए का, वही आपने उसको देना है। जबकि अगर आपने एक पीरियड में प्रोडक्शन की 1 लाख तो आपका रेंट पर यूनिट बन गया 1 लाख रुपए। जबकि आपने अगर एक महीने में प्रोडक्शन की 50,000 तो पर यूनिट रेंट बन गया 2 रुपीज। ओके, यहां तक ये बात हो गई। इसके अलावा बच्चों एक आती है स्टेप फिक्स कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट ये है कि आपने बिल्डिंग ली हुई थी किराए पे 1 लाख रुपए में, अब आपका काम बढ़ गया है और आपने एक साथ वाली बिल्डिंग और किराए पे लेनी है, और से उसका किराया देना आपने 20,000 मोर। अब आपका हर महीने कितना रेंट जाएगा, 120। अब आपका ये रेंट की कॉस्ट जो है ना ये 100,000 से बढ़ के 120,000 हो गई। तो 20,000 का अंदर इसके अंदर स्टेप आया, जैसे सीढ़ियां हम चढ़ते हैं स्टेप्स होते हैं, तो इसके अंदर भी ये स्टेप आ रहा है कि जो फिक्स कॉस्ट होती है दैट्स रिमेन सेम एट सर्टेन एक्टिविटी लेवल। जैसे हमने कहा कि हमारे पास काम बढ़ गया तो हमने साथ वाली बिल्डिंग में किराए पे ले ली, तो एक्टिविटी लेवल जब बढ़ेगा तो आपकी फिक्स कॉस्ट भी बढ़ सकती है। तो दैट्स इट्स स्टेप फिक्स कॉस्ट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड स्टेप फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि एक यूनिट को बनाने पे आपकी कॉस्ट आती है 10 रुपीज। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए 10 रुपीज आपकी कॉस्ट आ रही है, तो 100 यूनिट बनाने की कॉस्ट आएगी 1,000। ओके, इसी तरह अगर आप 200 यूनिट बनाएंगे तो ये आएगी 2,000, 3,000 बनाएंगे तो 300 बनाएंगे तो ये आएगी 3,000। जबकि स्टेप फिक्स कॉस्ट में ये बात होती है कि आपने बिल्डिंग ली हुई थी पहले 1 लाख रुपए में, अब आपका काम बढ़ गया है, वो उस बिल्डिंग में नहीं हो सकता, अब आपको एक और साथ वाली बिल्डिंग लेनी पड़ रही है और वहां पे 20,000 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। दिस 20,000 इज स्टेप फिक्स कॉस्ट। इसकी एग्जांपल यहाँ पे भी दी गई है। For example, a company uses one supervisor to supervise up to 25 labor, which produce 10,000 units a month.
The cost of supervisor is 15,000. Next month, the company intends to produce 125,000 units using 6 more labors. Now, new supervisor would be required to supervise additional 6 labors and 25,000 units. The cost is now increased to 30,000 with the activity level increased. पहले आपकी एक्टिविटी लेवल थी 1 लाख यूनिट्स की और उसके लिए 25 लेबर काम कर लेते थे और एक ही सुपरवाइजर था जिसको आप 15,000 रुपए तनख्वाह दे रहे थे। अब आपका काम बढ़ गया, आपको और लेबर रखनी पड़ेगी। अब वो एक सुपरवाइजर सबके ऊपर सुपरविजन नहीं कर सकता, तो हो सकता है कि डिफरेंट लोकेशन पे आपने उसको रखना हो, तो आपको एक और सुपरवाइजर हायर करना पड़ रहा है। अब आपकी ये जो सुपरवाइजर की कॉस्ट 15 से 30 पे गई है, दिस इज स्टेप फिक्स कॉस्ट। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने कॉस्ट देख ली, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड स्टेप फिक्स कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मैंने पूछना था सर कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप फिक्स कॉस्ट देखा जाए तो फिर दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है? जी मैं बताता हूँ, देखिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हमने टेलीफोन की एग्जांपल ली, उसके अंदर लाइन रेंट जो है ना वो फिक्स अमाउंट है। यानी कि जब आपके पास टेलीफोन का बिल आता है ना, तो ना वो फिक्स होता है ना वो वेरिएबल होता है, बल्कि उसके दो सेगमेंट्स हैं। वन इज फिक्स्ड, दैट इज लाइन रेंट। आप एक कॉल ना भी करें, आप पूरा महीना घर पे ना भी हो, तो आपको वो लाइन रेंट जरूर आएगा, 200 रुपए 250 रुपए जो भी व्हाट्सएवर आपका है। जबकि जब एडिशनल कॉल्स करते जाएंगे तो 1 रुपए या 2 रुपए पर कॉल आपके वो चार्जेस बढ़ते रहेंगे। अगर आपने 100 कॉलें की से 100 रुपए वो लग गए, तो टोटल बिल आपके पास आएगा विच कंस्टिट्यूट टू पोर्शन, वन इज फिक्स्ड एंड अदर इज वेरिएबल। जबकि स्टेप फिक्स कॉस्ट में आप से ये बात कर सकते हैं कि जी मैं 4 MB का अगर नेट कनेक्शन लूंगा तो मेरा 500 रुपए का बिल है, अगर 8 MB का लूंगा तो 1000 रुपए का बिल है। आप देखो वहां पे फिक्स कॉस्ट ना स्टेप्स में इंक्रीज कर रही है, 4 MB 8 MB 12 MB एंड सो ऑन, रहेगी वो फिक्स्ड ही। उसका ये ताल्लुक नहीं है कि आप कितनी कॉलें कर रहे हैं क्या, दैट इज मंथली चार्ज। जितना भी आपका मंथली मंथ गुजरेंगे वो चार्जेस आपके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएंगे। अब ये आपके अपने ऊपर है कि आप 4 MB रखते हैं, 8 MB रखते हैं एंड सो ऑन। जिस तरह यहाँ पे भी आप 25 लेबर तक था तो आपने एक सुपरवाइजर रखा हुआ था, जब लेबर बढ़ रही है तो आप एक फिक्स कॉस्ट वाला बंदा और रख रहे हैं, तो ये आपकी स्टेप फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है। या जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी रेंट की, आपके पास अभी जो फैक्ट्री है, एरिया है, उसमें 1 लाख रुपए का आप रेंट दे रहे हो और आपका काम चल रहा है। अब आपने कहा कि नहीं हमें वेयर हाउस ज्यादा चाहिए, मुझे साथ वाली फैक्ट्री के लिए जगह और चाहिए, तो मैं 25,000 रुपए और दे रहा हूँ। दैट इज नॉट वेरिएबल, सेमी वेरिएबल नहीं है। सेमी वेरिएबल वो होती है जो हर एक यूनिट के साथ इंक्रीज करेगी। ये तो 25,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा दे दिए और पूरे महीने के लिए आपने एक जगह एक्वायर कर ली। अब आपकी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट 1 लाख से बढ़ के 1.25 लाख पे चली गई है। दिस इज स्टेप फिक्स कॉस्ट। जी बेटा, यह कंफ्यूजन है अभी भी? यस सर, थैंक यू, समझ में आ गई सर। गुड। फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछें, और बेशक चैट में पूछ लें या क्लास के बाद पूछ लें, कोई इशू नहीं है। दोनों में क्लियर डिस्टिंग्विश है, ये दोनों बिल्कुल सेपरेट चीजें हैं। अच्छा बच्चों, फिर हमें देखना है व्हाट आर प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड व्हाट आर नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। जो भी एक्सपेंसेस इन द फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन होंगे वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहलाएंगे। जैसे इस एग्जांपल इस रिलेशन को पढ़ते हैं, ओवरहेड्स दैट इंकर इन रिलेशन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। ऐसे ओवरहेड्स कहते हैं खर्चों को जो कि इंकर होंगे किस लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, आर कॉल्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, आल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, समटाइम फैक्ट्री बर्डन लिखा होगा एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर। सुपरवाइजर जो है ना ये लेबर नहीं है, ये आप ध्यान में रखें। सुपरवाइजर जस्ट सुपरवाइज करता है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्रोडक्शन मशीन, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, रेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस। सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में आते हैं तो वहां पर प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या वो टीचिंग करते हैं? वो टीचर की सैलरी में नहीं आएंगे,
वो सुपरवाइजर है, वो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, वो अगर फैकल्टी मेंबर है तो वो लेबर में चले गए, और अगर वो 10 सुपरवाइजर्स हैं तो सैलरी ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सुपरवाइजर्स की सैलरी में आएंगे, और वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आएंगे, वो डायरेक्ट लेबर में फॉल नहीं करेंगे। लाइकवाइज डेप्रिसिएशन ऑफ प्रोडक्शन मशीन। अब देखिए मशीन आपने किस लिए रखी हुई है? प्रोडक्शन करने के लिए रखी है। तो पर्पस क्या है? इनकर इन रिलेशन टू द प्रोडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। अब फैक्ट्री में जो मशीन रखी है वो बिजली से ही चलनी है, और बिजली का जो बिल आएगा वो भी प्रोडक्शन ओवरहेड्स। रेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस, जो फैक्ट्री का रेंट है वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आएगा। अब इसके अलावा बच्चों कुछ और भी एक्सपेंसेस होते हैं, उनको कहा जाता है नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। मसलन आपके पास एचआर डिपार्टमेंट है, आपके पास आईटी की टीम है, ठीक है, आपके पास फाइनेंस के लोग हैं, ठीक है, सेल्समैन आपके पास है, क्या ये प्रोडक्शन कर रहे हैं? फाइनेंस वाला क्या प्रोडक्शन करता है? एचआर वाला क्या प्रोडक्शन करता है? आईटी टीम वाला प्रोडक्शन करता है? सेल्स वाले क्या प्रोडक्शन करते हैं? नहीं, सेल्स वाले सेल्स करते हैं, फाइनेंस वाले अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। दिस इज नॉट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। एचआर के लोग पर्सनल्स को हायर करते हैं, उनकी मैनेजमेंट करते हैं। आईटी के लोग सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं, कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करके प्रोडक्शन प्रोसेस को रन करवाते हैं। इनका काम प्रोडक्शन करना इटसेल्फ नहीं है, इनका काम वो आईटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। एंड लाइकवाइज अब जो आपकी फाइनेंस की टीम होगी, एचआर की टीम होगी, ये किसी एरिया में बैठ के काम करेगी ना। अब वो एरिया फैक्ट्री एरिया नहीं होगा, वो एरिया, या अगर फैक्ट्री एरिया में भी बैठे हैं तो वो कॉस्ट फैक्ट्री की नहीं है, वो है नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स की। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स वो है जो कि सिर्फ प्रोडक्शन के लिए होते हैं, और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो है जो अदर देन प्रोडक्शन है वो इसमें आते हैं। जैसे हमने एग्जांपल देख ली, एचआर, फाइनेंस, सेल्स एंड सो ऑन। इनको यहाँ पे फर्दर भी सेपरेटली कैटेगराइज किया गया है। दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड मार्केटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। जैसे आपने इनकम स्टेटमेंट्स भी देखी होंगी, इनकम स्टेटमेंट में पहला पोर्शन है सेल्स का, फिर कॉस्ट सोल्ड का, फिर ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ये जो एक्सपेंसेस है दीज आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एडमिन, मार्केटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एंड सो ऑन, अदर एक्सपेंसेस, ये सारे हमारे नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं है। अगर प्रोडक्शन नहीं भी हो रही होगी तो आपके एचआर के लोग फिर भी मौजूद होंगे, आपकी आईटी टीम भी होगी, आपके फाइनेंस के लोग भी होंगे, सेल्स के भी होंगे। सेल्स का काम तो सेल्स करना है, और वो कब हो सकती है? जब प्रोडक्शन हो चुकी हो। तो हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि सम इज प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड अदर इज नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर एग्जांपल्स हैं एडमिन एक्सपेंसेस की, मार्केटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की। ओके, अब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेशन आपकी ऐसी कॉस्ट जो कि जनरल मैनेजमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के लिए जरूरी है, ठीक है, रादर देन फॉर मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग। मैन्युफैक्चरिंग के जो है वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में चले गए, और सेलिंग के जो है वो सेलिंग एक्सपेंसेस में चले जाएंगे। यहाँ पे हमें जस्ट कंसर्न है एडमिन का जनरल मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, आईटी के फंक्शंस इसके अंदर आ जाते हैं। और these are mostly fixed expenses and charged to profit and loss account in the period in which they occur। और ये ज्यादातर ये फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं। अभी हमने ऊपर बात फिक्स एक्सपेंसेस और वेरिएबल की है, क्योंकि इसमें जितने भी ज्यादा लोग होते हैं एम्प्लॉइज, उनको हम मंथली पेरोल पे रखते हैं, उनको नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से नहीं रखा जाता, बल्कि मंथली तनख्वाह उनको दी जाती है। इसके अलावा एक्सपेंसेस आते हैं मार्केटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक्सपेंसेस किस लिए? फॉर सेलिंग द इन्वेंटरी टू कस्टमर्स। दिस इज नॉट फॉर प्रोडक्शन, बल्कि ये कब हो रहे हैं? जब प्रोडक्शन हो चुकी है, उसके बाद इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करना है, या इवन प्रायर टू प्रोडक्शन आप मार्केट में डिमांड क्रिएट करते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू पर्सनल सेलिंग, थ्रू योर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड सो ऑन। तो इस पे जिस तरह के भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे मार्केटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होंगे। लाइकवाइज सैलरीज ऑफ मार्केटिंग स्टाफ, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, depreciation of equipment used in the marketing and distribution
डिपार्टमेंट्स आर फिक्स एक्सपेंसेस। जैसे बच्चों देखो, अगर आपकी सेल्स की जो टीम है उसको हमने कोई गाड़ी दी हुई है, अब वो गाड़ी जो है ना वो सेल्स के लिए यूज हो रही है, उस गाड़ी की जो डेप्रिसिएशन होगी वो दिस इज सेलिंग एक्सपेंस। ओके, तो ये इसमें आते हैं। फिर इसके अलावा कमीशन ऑफ सेल्स स्टाफ which depends on the number of units sold, delivery charges per weight of the unit or area of the carrier occupied by the units are considered as variable expenses। जैसे आपकी सेल्समैन फोर्स होती है, आप उसे कहते हैं आप इतने की सेल्स करोगे तो हम आपको इतने परसेंट कमीशन देंगे, तो दैट इज वेरिएबल पार्ट। तो इस मार्केटिंग सेलिंग के अंदर दो किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं, बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स हो गए जो लोगों की सैलरीज है, और वेरिएबल हो गए जो परसेंटेज ऑफ सेल्स है। अब बच्चों ये एक एग्जांपल बनेगी हमारे ओवरहेड्स की, कि ओवरहेड्स हमारे पास किस किस्म के आ गए, दो किस्म के आ गए, वन इज प्रोडक्शन एंड अदर इज नॉन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में देखा जाए तो फिक्स ओवरहेड्स है और वेरिएबल ओवरहेड्स भी होते हैं, जबकि नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में फिक्स एडमिन एंड मार्केटिंग भी है एंड वेरिएबल मार्केटिंग भी है। अब इनको जरा समझ लेते हैं। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स में रेंट आ गया, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन्स आ गई, प्रॉपर्टी टैक्सेस आ गए, जबकि वेरिएबल ओवरहेड्स क्या है, लाइकवाइज आप उसमें स्मॉल क्वांटिटी का कोई रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो सिग्निफिकेंट है वो तो रॉ मटेरियल कॉस्ट या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बन गया, लेकिन सम टाइम आपको जैसे फर्नीचर बनाना है इसमें कीलें भी इस्तेमाल होंगी, उसके अंदर ग्लू भी इस्तेमाल होगा, लेकिन ये बहुत इनसिग्निफिकेंट वैल्यूज होती हैं, तो हम इनको वेरिएबल ओवरहेड्स में ले जाते हैं। जैसे अभी इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने आ भी जाती है। फिक्स एडमिन एंड मार्केटिंग ओवरहेड्स फिक्स्ड, जैसे हमने कहा इसमें उनकी सैलरीज हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट एंड सो ऑन, वो फिक्स का पार्ट बनेगी। जबकि वेरिएबल मार्केटिंग में हम कह सकते हैं जैसे सेल्स कमीशन हमने देना है, दैट इज ऑन द वैल्यू ऑफ द सेल्स, उसका कोई परसेंटेज 2% 3% हम दे रहे हैं, दैट इज वेरिएबल पार्ट। अच्छा बच्चों, इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो की जाती है प्रोडक्ट कॉस्ट की और पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्ट कॉस्ट ये है कि जो कि इन्वेंट्री की वैल्यू बनती है। जैसे हमने चैप्टर 1 में देखा कि हमारे पास इन्वेंट्रीज जो है वो तीन किस्म की हो सकती हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड्स। तो जब तक यूनिट्स तैयार होते हैं उसके ऊपर जो कॉस्ट भी लगेगी वो कहलाएगी प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट, आपने एक यूनिट जो बनाया है उसकी कॉस्ट देखनी है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्ट। ऑन द कंट्री देयर इज अ पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट का ताल्लुक पीरियड से है, जैसे हमने एग्जांपल दी थी रेंट की, इसका ताल्लुक प्रोडक्ट से नहीं है। ओके, अच्छा प्लस ये है कि जो प्रोडक्ट कॉस्ट हमने की बात कर रहे हैं, इसका जब हम इसको मैचिंग कॉन्सेप्ट में लेके जाके पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ मैचिंग प्रिंसिपल की बात आ रही है, तो आप देखें से आपने एक यूनिट बनाया, उसके ऊपर कॉस्ट आपके 100, हम कह लेते हैं 60 रुपीज़ का उसके ऊपर लगा रॉ मटेरियल, 20 रुपीज़ का उसके ऊपर लगा डायरेक्ट लेबर एंड 20 रुपीज़ की उसके ऊपर लगी प्रोडक्शन ओवरहेड्स। टोटल कॉस्ट कितनी होगी 100। अब जब हम उसको सेल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेवेन्यू। तो जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो एक साइड पे हम लिखेंगे उसका रेवेन्यू और एक साइड पे उसके लिखेंगे कॉस्ट। तो जिस पीरियड में वो जाके सेल होगी उसी पीरियड का वो रेवेन्यू है, और जितनी भी कॉस्ट के ऊपर इनकर्ड हुई थी वो उस पीरियड का एक्सपेंस है। ओके, so the matching principle is based on the accrual concept that costs incurred to generate a particular revenue should be recognized as expense in the same period that the revenue is recognized। जिस पीरियड में जाके वो सेल हो रही है हमने उसी पीरियड में जाके उसको एज ए एक्सपेंस ट्रीट करना है। This means that if a cost is incurred to acquire or make something that will eventually be sold, then the cost should be recognized as an expense only when the sales take place. That is when the benefits occurs. Such costs are called product cost। आपने जो यूनिट बनाया है इसने इवेंचुअली क्या होना है, सेल होना है। जब सेल होना है तो आपका ये बनना है सेल्स रेवेन्यू। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस पीरियड में सेल्स हुई है उसकी एक्सपेंसेस भी उसी पीरियड में आने चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो जिस प्रोडक्ट को सेल करना है उसकी कॉस्ट को एक्यूमुलेट करते रहते हैं और वो कॉस्ट कहलाती है प्रोडक्ट कॉस्ट।
On the other hand, period cost जैसा like rent, like salaries, these are period cost and are not included as part of the cost of either purchased or manufactured goods. Instead, period costs are expense in the period in which they are incurred. इनको हम उसी पीरियड में ही एक्सपेंस कर देते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करते हैं जिस पीरियड से ये बिलोंग करती थी, क्योंकि हमें इन्होंने बेनिफिट उस पीरियड में दिया है। से आपने फैक्ट्री का रेंट पे किया 1 लाख रुपए, तो जिस पीरियड में ये पे किया ये उस पीरियड का एक्सपेंस है। अब उससे कोई प्रोडक्शन हुई, सेल्स हुई या नहीं हुई, अगर हमारे इस पीरियड का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा तो उसके अंदर ये एज ए पीरियड कॉस्ट आएगा। इसके ऊपर भी फर्दर भी डिस्कशन हमारी चलती रहेगी, इसलिए इसमें अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है तो अभी हम इसको दूर करते हैं। ओवरहेड्स, अब ये बताया जा रहा है कि ये किस क्लासिफिकेशन में आते हैं। कौन से ओवरहेड्स है? डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीनरी, फैक्ट्री मशीनरी की डेप्रिसिएशन है तो ये बच्चों मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में आएगा। फैक्ट्री की इंश्योरेंस है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में आएगा। सैलरी ऑफ द फाइनेंस डायरेक्टर, दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। डेप्रिसिएशन ऑफ द अकाउंट्स क्लर्क, कंप्यूटर, कंप्यूटर किसका है? अकाउंटेंट का। अकाउंटेंट इज नॉट अ प्रोडक्शन वर्क, दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में आएगा। पेट्रोल यूज इन डिलीवरी व्हीकल्स, सेल्स करने के लिए जो आपकी गाड़ियां हैं उनमें पेट्रोल यूज हो रहा है, दैट इज सेलिंग ओवरहेड। एंड लाइकवाइज एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चल रही है, उसके ऊपर जो आपका खर्चा हो रहा है दैट इज सेलिंग ओवरहेड। ओके, अब बच्चों हम आते हैं प्री ट्रीटमेंट फैक्ट्री ओवरहेड रेट की तरफ। तो लेकिन हमें पहले जानना चाहिए कि ये क्या है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो बच्चों, आप सपोज करते हैं हम एक फर्नीचर का काम कर रहे हैं और हमें एक बंदे ने आके कहा कि हमें इस डायमेंशन की एक टेबल बना दे, तो हम क्या देखेंगे कि उसका डिजाइन क्या है, कलर क्या है, शीशा क्या है, कौन सी लकड़ी का बनाना है, इट्स ऑल। तो हम उसकी कॉस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर एक कंपोनेंट आ गया डायरेक्ट मटेरियल का, हमने सारी कॉस्टिंग कर ली, मटेरियल की लगा ली। फिर हमारे पास आ गई लेबर, कि हमें इसके लिए कौन सी लेबर को यूज करना है। से लेबर आ गई हमारे पास, हमने कहा डायरेक्ट मटेरियल हमारा इसमें यूज हो जाएगा 2000 रुपीज का। डायरेक्ट लेबर आ गई, हमने कहा हमारे पास 2-3 किस्म की लेबर है। वन इज स्किल्ड लेबर, इसको हमने यूज करना है, इसके हमारे लग जाएंगे 1000 रुपीज। और इसके अलावा हमारे पास है अनस्किल्ड लेबर, इसके हमारे लग जाएंगे 500 रुपीज। तो हमारी लेबर कास्ट और ये दोनों मिला के कितनी बन गई? 1500। ओके, अच्छा, अब ये तो दोनों इजीली आइडेंटिफाइड थे कि हमने डायरेक्ट मटेरियल से जो भी हमने इसमें वोट लगानी थी या हमने जो भी और इसके अंदर आइटम्स लगाने हैं, शीशा लगाना है, पॉलिश लगानी है, वो सब हमने कवर कर ली। ओके, इसी तरह हमने कहा स्किल्ड लेबर से हमारी एक दिन की यूज हो जाएगी, अनस्किल्ड लेबर भी एक दिन की यूज हो जाएगी और हमारा लेबर कॉस्ट ही आ गई। अब इसके बाद रहती है बात प्रोडक्शन ओवरहेड। अब ये कितने इनकम होंगे ये मालूम करना बच्चों स्टेट में आसान नहीं है। कि ये जो हम टेबल बना रहे हैं जिसकी हम ये कॉस्ट निकाल रहे हैं, टेबल की यूनिट कॉस्ट, उसके अंदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं, ये हमारे पास मालूम करना हमारे लिए आसान नहीं होता। तो इसके लिए बच्चों ओवर द पीरियड हम ये डिटरमिन करते हैं कि से लास्ट ईयर और लास्ट ईयर्स में हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या रहे थे, क्या थे, और हमारी मटेरियल कॉस्ट क्या थी। से लास्ट ईयर हमारी जो
लास्ट ईयर हमारी प्रोडक्शन ओवरहेड्स रहे थे 10,000 के, ओके, और मटेरियल कॉस्ट लास्ट ईयर हमारी रही थी 20,000। तो इससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं? बच्चों, इससे हम ये डिराइव कर सकते हैं कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर 50% of direct material cost. ओके, ये हमने यार डिराइव कर लिया ना। कैसे किया? दैट इज प्रोडक्शन ओवरहेड्स ₹10,000 डिवाइड बाय ₹20,000 and multiply by 100 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज करने के लिए। तो ये आ गया बच्चों 50%। हम ने क्या करना होता है कि एक इस प्रोडक्शन ओवरहेड्स का एक रिलेशनशिप देखना है आइदर विद डायरेक्ट मटेरियल, कि अगर लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर हमारे साथ ये हुआ है कि हमारी जो पूरे पीरियड में कॉस्ट इंकर्ड हुई है प्रोडक्शन ओवरहेड्स के ऊपर वो हुई है 10,000। और 10,000 कब हुई थी? जब मटेरियल कॉस्ट हमने लगाई थी 20,000। इसका मतलब है कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो होते हैं वो हमारे 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होते हैं। तो इसका मतलब अगर यहाँ 2,000 के लगी है तो यहाँ प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने आएंगे? 1,000। और जब ये 1,000 आ गए तो हमें पता लग गया कि हमारी जो टोटल कॉस्ट के ऊपर इंकर्ड हो रही है दैट इज ₹4,500। ये हमें अपनी कॉस्ट पता लग गई है। लेकिन ये कैसे पता लगी? कि हमें एक परसेंटेज मालूम करनी पड़ेगी, और ये जो परसेंटेज मालूम हमने की है दैट इज कॉल्ड प्री डिटरमिन्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रेट। दैट इज कॉल्ड प्री डिटरमिन्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रेट। और ये कैसे आती है बच्चों? ये आती है एस्टिमेटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय एस्टिमेटेड बेस। ओके, थोड़ी सी यहाँ से आपको बात समझ आएगी। अभी हम इसके ऊपर और एम्फेसिस कर लेते हैं। ये देखें, ये आपके पास प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट का फार्मूला है, एस्टिमेट फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय एस्टिमेट बेस टू बी यूज्ड। तो अभी हमने एक एग्जांपल की है कि दैट इज हमने ओवरहेड्स दैट इज ऑफ 10,000 और हमने यहाँ पे बेस यूज किया किसको? डायरेक्ट मटेरियल को यूज करके हमने ये चीजें डिटरमाइन कर ली और वो रेट आ गया है 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो हमें मटेरियल कॉस्ट को करना आसान होता है। ये दोनों चीजें हमारे पास डिटरमाइन करना आसान होती है, जबकि इसको डिटरमाइन करना कि आपको पता है ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स में कहीं बिजली का बिल भी आ रहा है, कहीं रेंट भी आ रहा है, छोटे छोटे खर्चे काफी सारे इसके अंदर फॉल करते हैं। कौन कौन से खर्चे होते हैं वो उनकी भी हम एक झलक देख लेते हैं। ये देखो बच्चों, ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ये डायरेक्ट लेबर हो गया। इसके अलावा जो भी यहाँ चीजें आ रही हैं अगर वो फैक्ट्री से रिलेट कर रही है तो वो सारी हमारी कहलाएंगी प्रोडक्शन ओवरहेड्स, लाइक इनडायरेक्ट वेजेस, मशीन मेंटेनेंस की, स्टोर्स की, क्वालिटी कंट्रोल की, क्लीनिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज। किसी ने फैक्ट्री एरिया को साफ भी तो करना है ना, वहां पे वर्कर्स के लिए पानी ला के रखना है, ठीक है, मशीनों की सफाई करनी है, फ्लोर की सफाई करनी है, फ्यूल एंड पावर, मशीनों को चलने के लिए
पेट्रोल भी चाहिए, डीजल भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, डेप्रिसिएशन और प्लांट मशीनरी एंड बिल्डिंग, इंश्योरेंस और प्लांट एंड मशीनरी, insurance on factory building, stores, spares and supplies consumed, rent and taxes. These are all factory expenses. तो ये सारे जो देखो, दो तो पहले तो हो गए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, बाकी ये जो सारे हैं ये कहाँ फॉल कर रहे हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो अब हमें ये कैसे पता लगा कि इस टेबल के ऊपर प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे आएंगे? इसके लिए हमने एक ये चीज यूज की है, दैट इज प्री डिटरमिन्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रेट। ये इसलिए मालूम किया बच्चों ताकि हमें पता चले कि एक टेबल की कॉस्ट क्या है। जब हमें टेबल की कॉस्ट पता चल जाती है तो फिर हम इस काबिल होते हैं कि हम इसकी प्राइस के लिए बिड कर सके, कस्टमर को बता सकेंगे कि भाई 4500 का तो ये हमारा, हमें हमें उसको तो नहीं बताएंगे कि हमारी कॉस्ट क्या है, प्लस इसके अंदर हम अपना प्रॉफिट परसेंटेज ऐड कर लेंगे। से हमने रखा हुआ है जी 50% हमारा, 50% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसका हम 55% लेंगे, दैट इज 2250, और हम उसको प्राइस कोट कर देंगे 6750। अब ये प्राइस हम कोट करेंगे। अब बच्चों देखो, अगर आपको यही ना पता होता कि मेरे प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने होंगे, तो आपके पास ना टोटल कॉस्ट निकलती, ना टोटल कॉस्ट निकलती तो ना प्रॉफिट्स मतलब, और ना आप प्राइस बता सकते थे। अब ये सब चीजें आपने बतानी है उसको बिफोर हैंड, यानी कि काम करने से पहले, क्योंकि अगर आप उसको ये लगेगा ये प्राइस रीजनेबल है, किसी और कस्टमर के पास, किसी और दुकानदार के पास गया, उसने इसको 8000 बताई, किसी ने 10000 बताई, आपने बताई हुई है 6750, तो वो आपसे खरीदेगा। लेकिन ये फिगर कहां से आएगी? ये फिगर है बच्चों हमेशा कि जब एक्चुअली प्रोडक्शन होगी और हमारे बिजली के बिल आएंगे, रेंट आएंगे एंड सो ऑन। लेकिन अभी हमारे पास तो फ्यूचर के कोई चीजें नहीं है, तो इसलिए वहां पे हम यूज कर लेते हैं प्री डिटरमिन्ड, कि पहले क्या होता रहा है, लास्ट ईयर्स में क्या होता रहा, या अगर हमारी कोई नई कंपनी है तो जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनका क्या डाटा है, उनके प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या होते हैं एंड सो ऑन। तो कुछ बात दिल को लगी कि व्हाट इज प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट। मैं फिर बताता हूँ, प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड बच्चों ये है कि आपने एक टेबल की या एक जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसकी आपने यूनिट कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट निकालना बहुत जरूरी है टू डिटरमिन सेल प्राइस, क्योंकि सेल प्राइस के अंदर आपने कॉस्ट प्लस अपना कोई प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करके आप उन आइटम को सेल करते हो। अब आपको ये तो पता लग गया कि इस टेबल के ऊपर मटेरियल कॉस्ट इतनी आएगी, लेबर की कॉस्ट इतनी आएगी, लेकिन व्हाट अबाउट प्रोडक्शन ओवरहेड्स? क्योंकि प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बगैर प्रोडक्शन हो नहीं सकती, साफ सी बात। क्यों? फैक्ट्री नहीं होगी, फैक्ट्री का रेंट नहीं दोगे, बिजली का बिल नहीं दोगे, सुपरवाइजर की सैलरी नहीं दोगे, तो ये काम कैसे होगा? इस सारे कामों के लिए आपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंक्लूड करने ही करने। अब आपको क्या पता कि इस टेबल के ऊपर कितने लगेंगे? तो हम ये देखते हैं कि अगर किसी पे 2000 रुपए का मटेरियल लगता है तो हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना लगता है। हम एक इसके साथ एक रिलेशनशिप बना लिया, और ये रिलेशनशिप यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्कस हो रहा है बच्चों, कि ये रिलेशनशिप हम इन, ये जो बेस थी ना जो हमने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगाई, ये इन 5 किस्म की हो सकती है। इट मे बी फिजिकल आउटपुट, इट मे बी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जैसे कि अभी हमने यूज किया, इट मे बी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इट मे बी डायरेक्ट लेबर आवर्स, इट मे बी मशीन आवर्स। इन किसी भी बेस के साथ आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे अभी हमने यहाँ पे यूज किया है मटेरियल कॉस्ट, हमने यहाँ पे यूज किया है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, उसको हमने बेस बनाया। हम इसको इस लेबर कॉस्ट के साथ भी बेस बना सकते हैं, इसको हम नंबर ऑफ यूनिट के साथ भी बेस बना सकते हैं। दैट इज फिजिकल आउटपुट। हम इसको लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, अगर किसी में फैक्ट्री वाइड जो इनकट हो रहा है वो मशीन आवर की बेसिस पे हो रहा है, तो हम उसको बेस बना सकते हैं। जैसे आप ये हम एग्जांपल जाके देखते हैं कि इसमें एग्जांपल में वो क्या कर रहा है। देखिए इधर भी बात क्या की है, द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द लेटेस्ट क्वार्टर। तो लास्ट क्वार्टर गुजरा है उसमें हमारी क्या कॉस्ट इनकर्ड हुई, डायरेक्ट मटेरियल की ये हुई, डायरेक्ट लेबर की ये हुई। अब आप ये सारी कॉस्ट है प्रोडक्शन ओवरहेड्स की, इसका सम करेंगे
तो ये आपके पास बच्चों आ जाता है 9.488 मिलियन। ये क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट 9.488 मिलियन, अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। इन सबको अगर हम सब करके देखेंगे तो ये आ जाता है 9.488 मिलियन। अब हम देखते हैं कि हमसे प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट कैसे निकाला जाएगा। अब वो बता रहे हैं द प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द प्रीवियस क्वार्टर डिपिक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इनके हमने 12,000 बनाए, इसके 20,000 बनाए, इसके 45,000 यूनिट बनाए। कितने यूनिट हो गए बच्चों? 65 और 67 और 77,000 यूनिट्स हमने प्रोडक्शन किए। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, हर एक यूनिट पे कितने आवर्स लगते हैं, हर एक यूनिट पे कितने मशीन आवर्स लगते हैं, और हर एक यूनिट के लिए इंस्पेक्शन के क्या आवर्स हैं। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट एंड मशीनरी इज 10% पर एनम कैलकुलेशन। आपसे जो कहा जा रहा है that would be required to determine the effective rate on various bases are as follows। हमने 5 बेसिस देखी हैं अभी ऊपर। कौन कौन सी बच्चों? दिस इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 43। फिजिकल आउटपुट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड मशीन आवर्स। और याद रहे कि फार्मूला बहुत आसान है प्री ट्रीटमेंट का, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड divided by estimated base to be used, and this base can be either of these 5। कोई एक बेस हम अपने साथ लेके चलते हैं। तो एसएन एंटरप्राइजेस प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स, अल्फा, बीटा एंड गामा। The management has some reservations on the method of costing. Consequently, the cost accountant has reviewed the record and gathered the following information। जी, हमने पहला जो बेस है वो क्या है? फिजिकल आउटपुट बेस। फिजिकल आउटपुट क्या आ रही है? अल्फा के 12,000 यूनिट्स, बीटा के 20,000 यूनिट्स एंड गामा के 45,000 यूनिट्स। टोटल यूनिट्स हो गए 77,000 यूनिट्स। तो 9,488 थाउजेंड्स को हमने 77,000 से डिवाइड किया तो हमें पता लगा फैक्ट्री रेट आ रहा है 123.221 पर यूनिट, कि एक यूनिट में फैक्ट्री रेट हमारा है 123 रुपीज। सेम जिस तरह हमने यहाँ पे निकाला है 1,000 रुपीज। सेम हमने यूज किया है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, उन्होंने यूज कर दिया है फिजिकल आउटपुट। अब हम इनका मटेरियल का भी देख लेते हैं। सेकंड वो कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर की बेसिस पे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेसिस पे। फैक्ट्री ओवरहेड वही के वही रहेंगे, न्यूमरेटर हमारा वही रहेगा क्योंकि हमारा फार्मूला है एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड, जबकि हम सिर्फ डिनोमिनेटर में बेस को चेंज करके देखेंगे कि क्या रेट आता है। अच्छा जी, आप डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के साथ निकालें। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है 1680000। ये देखो बच्चों, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमें गिवन है और हमारे पास एक बेस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी है। तो हमने फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के ऊपर हमने किया और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, दैट इज 546.76%। यहाँ पे ऊपर भी कॉस्ट है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कॉस्ट है, दोनों जगह कॉस्ट है, यानी कि इधर भी पीछे आ रहा है, इधर भी पीछे आ रहा है। दोनों जब यूनिट सेम होते हैं यूनिट हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100। यहाँ ऊपर आएगा 564.76%। जबकि अगर आप फिजिकल यूनिट बेसिस पे देखें तो ऊपर तो पीछे आ रहा है, नीचे क्या है? यूनिट। यहाँ पे इफेक्टिव रेट आएगा रुपीज पर यूनिट, ये परसेंटेज के लिए होगा। जो न्यूमरेटर में कॉस्ट है तो डिनोमिनेटर में यूनिट, लेकिन यहाँ पे भी कॉस्ट है और यहाँ पे भी कॉस्ट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी। नाउ वॉइस इज क्लियर और नॉट? यस, नाउ क्लियर। ओके, अच्छा अब हम देख रहे हैं थर्ड। दैट इज डायरेक्ट लेबर आवर्स। आपने डायरेक्ट लेबर आवर्स कैलकुलेट करने हैं कि हमें डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने करने पड़ेंगे। अगर हम डायरेक्ट लेबर आवर्स को देखना चाहेंगे कितने हमारे आवर्स लगेंगे, तो आप देखें, आपको पता है अल्फा आपने बनाना है 12,
बीटा बनाना है 20, गामा बनाना है 45, टोटल हो गए 77,000। ये हमारे फिजिकल आउटपुट था। ओके, डायरेक्ट लेबर आवर्स हमें पर यूनिट दिए गए कि हमें हर एक यूनिट पे कितने कितने आवर्स लगाने हैं। ये कहां पे हमें दिए गए हैं? इन द क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं। देखिए यहाँ बताए थे डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट 20, 5 एंड 4। तो 12,000 को अगर आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल आवर्स। तो ये आपके पास बच्चों आ गए 240,000 आवर्स, 100,000 आवर्स, 180,000 आवर्स। टोटल आवर्स हो गए 520। ओके, तो हम क्या करेंगे? 9488 डिवाइड बाय 520,000 आवर्स। अब ये ऊपर पीके आर है, नीचे आवर्स है, तो आंसर होगा हमारा 18.246 पर डायरेक्ट लेबर आर, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में क्या है? डायरेक्ट लेबर आर। ऊपर कॉस्ट है तो कॉस्ट रुपीस में हो गई और आंसर हो जाएगा पर डायरेक्ट लेबर आर। अगली जो कैलकुलेशन की है दैट इज ऑन मशीन आर। फैक्ट्री रेट वही रहेगा। अब हम मशीन आर पे चलेंगे। अगर आप देखें तो क्वेश्चन में लेबर आर्स भी दिए गए और मशीन आवर्स भी दिए गए। अब हम 12,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 20 को 8 से, 45 को 10 से, और हमारे पास ये आ जाएंगे मशीन आवर्स। दैट इज 72,000, 160,000, 450,000। टोटल बन गया 682,000। तो यहाँ पे हमने ये किया हुआ है 9488,000 डिवाइड बाय 682,000। तो इफेक्टिव रेट आ गया 13.912 पर मशीन आवर, कि एक मशीन आर पे हमारी क्या कॉस्ट आ रही है। अब हम फैक्ट्री एवरेज ही है हमारे पास, जिसको हम चार तरीकों से देख सकते हैं। अगर हम पर यूनिट पे देखें तो ये बनता है, डायरेक्ट लेबर पे देखें तो ये बनता है हिसाब किताब, डायरेक्ट लेबर आवर्स पे देखें तो ये हिसाब किताब बनता है, और मशीन आर पे देखें तो ये हिसाब किताब बनता है। तो हम फैक्ट्री एवरेज का प्री डिटरमाइंड रेट किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। हमारे पास 5 मेथड्स अवेलेबल है। ओके बच्चों, अब हम देखना चाहेंगे पूरे अल्फा पे ऊपर हमारा एफओएच क्या आ रहा है। तो आप देखिए 12,000 यूनिट से, और हर एक यूनिट के ऊपर हमने निकाला था 123.221, 123.221, जो कि अब जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1478652। यहाँ पे आ गया 2464420, और यहाँ पे आ गया 5544945। अब इन तीनों को अगर आप जमा करेंगे ना तो ये टोटल जो ओवरहेड्स है ना ये वही के वही है। इनफैक्ट क्या हुआ, टोटल ओवरहेड्स को हमने अल्फा के ऊपर, बीटा के ऊपर और गामा के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि अल्फा को बनाने में हमारे ओवरहेड्स क्या लग रहे हैं, बीटा पे को बनाने में क्या लग रहे हैं, और गामा को बनाने में क्या लग रहे हैं। बट दिस इज प्रोरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल यूनिट्स। जब हमने किया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेसिस पे तो हमारी ये कॉस्ट आ रही है। ठीक है बच्चों, रहेगी वो 9488 ही। ये देखिए आप डायरेक्ट लेबर की बेसिस पे 1478262464 सेम उसके मुताबिक ही आ रही। ये भी टोटल वही आ गया। फिर आते आगे लेबर आर की बेसिस पे। अब लेबर आर की बेसिस पे डिफरेंट आ रहा है। यहाँ आ रहा है 4379, यहाँ 182438284। टोटल वही रहेगा 9.488, लेकिन डिफरेंट हो गया। और इसी तरह मशीन आर के बेसिस पे जब हमने किया तो ये डिफरेंट आ रहा है, लेकिन टोटल वही रहेगा। तो अब देख सकते हैं कि हमने here we can see that once the predetermined rate is calculated using all the bases, the factory overhead cost is then allocated to the products in the proportion of the utilization of such bases on which the rate was calculated. अब हमने चारों तरीकों से देखा कि फिजिकल आउटपुट की बेसिस पे हमारी क्या कॉस्ट बन रही है, फिजिकल यूनिट की बेसिस पे दिस वन, अल्फा की, बीटा की और गामा की। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेसिस पे क्या बन रही है, डायरेक्ट लेबर आर की बेसिस पे क्या बन रही है, और मशीन आर की बेसिस पे क्या बन रही है। इनफैक्ट जो बेस हम यूज करते हैं उसका, जैसे मशीन आर पे यूज किया तो जितने मशीन आर अल्फा ने यूज किए उतनी कॉस्ट उसको आएगी, जितने गामा ने यूज किए, बीटा ने यूज किया उतनी आएगी, जितने गामा ने यूज किया उतनी आएगी। तो यहाँ पे यही जुमला कहा जा रहा है
here we can see that once the predetermined rate is calculated using all the bases, the factory overhead cost is then allocated to the products in the proportion of the utilization of such bases on which the rate was calculated. जिस रेट की बेस पे हमने किया था वो ही इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है. Once the amount is distributed to the products, factory overhead cost per unit can be calculated. We must also note that the factory overhead cost allocated to the products in each case is different. This is why selection of base is very crucial and management must determine with vigilance the appropriate base to be used. अब आप देखो ना हर जगह डिफरेंट आंसर आ रहा है. जब डिफरेंट आंसर आ रहा हो तो हमने ये देखना है कि हमें कौन सी बेस को अपना बेस लेके चलना है इन द लॉन्ग रन. इन आइदर ऑफ दीज 5 हमें एक बेस को लेके चलना होता है, लेकिन हम किस बेस को लेके चलें इसको हम कल स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कोरिलेशन. आपने कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स में मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी. फिर हम ये देखेंगे कि इस हमारे फैक्टरी ओवरहेड का किसके साथ अच्छा रिलेशनशिप है, किसके साथ पॉजिटिवली कोरिलेटेड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है. जिसके साथ जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा उसको हम अपनी बेस बना के चलेंगे कि फैक्टरी ओवरहेड किस बेस पे इनकट होता है. से आपको पता होगा बच्चों, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा होगा, एक होती है लेबर इंटेंसिव, एक होती है मशीन इंटेंसिव, जिसको कैपिटल इंटेंसिव भी कहते हैं. अगर आपकी मशीन इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो आपके जो एवरेट्स है ना वो मशीन आवर की बेसिस पे इनकट होंगे, और अगर आपकी लेबर इंटेंसिव है तो आपकी लेबर आवर्स की बेसिस पे होंगे. तो इस बात को हम इंशाल्लाह कल कोरिलेशन के साथ सब्सटेंशिएट करेंगे और देखेंगे किसको हमें अपनी बेस बनाना चाहिए और किसको अपना बेस नहीं बनाना चाहिए. तो आज आपने इस चैप्टर में ये जो एग्जांपल हमने की है इसकी सिर्फ कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करनी है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये फार्मूला एस्टिमेट एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस कैसे काम करता है. इसके बाद फिर आप एक्टिविटी लेवल सिलेक्शन और ये बाकी चीजें करेंगे. जी बेटा. सर ये जो एलोकेशन बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये समझा देंगे जरा थोड़ा सा सेकंड वाला. जी जी. ये इसने सर ये 77 पे क्यों डिवाइड किया हुआ है? अच्छा जी ठीक है. देखिए हमारी ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है ना 1680. यस सर. ये दी हुई है और हमारे पास कितने यूनिट्स है 77,000 यूनिट्स है टोटल जो हमने प्रोडक्शन की है. ये दी हुई है 12,000 20,000 45,000 टोटल हो गई 77,000. इसका मतलब है कि टोटल लेबर कॉस्ट 1680 है ऑफ दीज यूनिट्स. तो हमने जब उस पर डिवाइड किया तो हमें एक यूनिट की कॉस्ट आ गई और हमने इसे कितने यूनिट बनाए 12,000. तो 12,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये लेबर कॉस्ट पता लग गई अल्फा की, ये लेबर कॉस्ट पता लग गई बीटा की, और ये लेबर कॉस्ट पता लग गई गामा की. ठीक है सर. ओके. फिर जब हमने रेट निकाला था तो हमने कहा था कि एफओएच इज 564.76% ऑफ लेबर कॉस्ट. अब इसकी लेबर कॉस्ट ये है, इसका हम लेंगे 564.76%, तो वो ये आ रहा है 1478649 एंड लाइकवाइज, क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट का परसेंटेज निकालना है. हमें अलग से अल्फा बीटा और गामा की नहीं दी गई थी, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल थे तो उससे हमने यूनिट कॉस्ट निकाल ली और फिर आगे प्रोसीड कर लिया. तो जो आज आपने ये एग्जांपल की कैलकुलेशन सिर्फ करनी है और इससे आगे कल इंशाल्लाह हम करेंगे और कोशिश करेंगे कल चैप्टर खत्म करें. ठीक है बच्चों. और किसी का क्वेश्चन है तो बता दें. नो सर, नो क्वेश्चन. जी जी ठीक है. ठीक है बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज आज के लिए. ओके सर, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.